हेलो बच्चों, बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती शीला रानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं हिंदी नई विषय वस्तु लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। श्रीमती शीला रानी पांडे, आपकी वर्ग शिक्षिका, आपकी शिक्षिका मित्र। आज का हमारा प्रकरण है, विषय वस्तु है वाक्य के प्रकार। इसके अंतर्गत हम वाक्य के ये सभी प्रकार देखेंगे। वाक्य के अलग अलग प्रकार हमारे अलग अलग मनोभावों को प्रकट करते हैं, हमारे विचारों को, हम जो कहना चाहते हैं उसे अर्थ प्रदान करते हैं। इसलिए अर्थ के आधार पर हम वाक्यों के ये सभी प्रकार देखेंगे। आइए इसे और गहराई में समझते हैं। कक्षा 7वीं विषय हिंदी, प्रकरण 9, ऐसे उतारी आरती। इसके भाषा की और भाग को अथवा व्याकरण के भाग को भाग 2 के अंतर्गत लेकर मैं आपके लिए आई हूँ। इसके अंतर्गत हम देखेंगे वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के ये सभी प्रकार हैं। इनमें पहला है विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इक्षार्थक बोधक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य। विद्यार्थी मित्रों, एक एक वाक्य के प्रकार को हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि वाक्य है क्या। आप सभी जानते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। क ख ग घ अ आ ई, इस प्रकार स्वर और व्यंजन मिलकर वर्ण बनते हैं और वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। जैसे भा एक वर्ण है, र और त, इन तीनों वर्णों का जब सार्थक क्रम बनता है और सार्थक मेल होता है तो शब्द बनता है भारत। इसी तरह से देखिए अ, ह, म, दा, बा, द। जब इन वर्णों का सार्थक मेल बना तो शब्द बना अहमदाबाद। अब अपने बाईं तरफ फिर से देखिए, वर्ण है अ, दा, बा, द, ह, म। यहाँ पर सार्थक मेल नहीं बन रहा है, अर्थपूर्ण संयोजन नहीं हो रहा है, तो शब्द बन रहा है अ, दा, बा, द, हम, जो कि निरर्थक शब्द है। लेकिन जब यही संयोजन अथवा मेल अर्थपूर्ण हो जाता है तो अर्थपूर्ण शब्द बनता है अहमदाबाद। अब हम जाते हैं वाक्य की तरफ। अर्थपूर्ण शब्द का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, अर्थपूर्ण शब्द का ऐसा व्यवस्थित समूह अथवा संयोजन जो हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है,
व्याकरण की दृष्टि से सही है उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत मेरा देश है, तो भारत मेरा देश है। ये 4 अलग अलग शब्द जब अर्थपूर्ण तरीके से उनका संयोजन हुआ है तो वाक्य बना है भारत मेरा देश है। अब देखिए, अगर मैं इसके स्थान पे कहूँ भारत देश है मेरा, या भारत है मेरा देश, या देश है भारत मेरा, तो ये अर्थपूर्ण नहीं बन रहा है अथवा व्याकरण की दृष्टि से भी गलत हो रहा है। लेकिन जब ये संयोजन व्याकरण की दृष्टि से सही होता है और अर्थपूर्ण होता है तब वाक्य बनता है, जैसे यहाँ बना है भारत मेरा देश है। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, 2 बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि शब्दों का व्यवस्थित समूह बने, व्यवस्थित संयोजन हो, व्याकरण की दृष्टि से सही हो, और अगली बात है कि वो हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करे। अगर मैं केवल इतना कहती हूँ कि देश है या मेरा है, अब क्या मेरा है, मैं किस विषय वस्तु की बात कर रही हूँ ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि भारत मेरा देश है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि मैं अपने देश का नाम बता रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे देश का नाम क्या है। जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। कौन विद्यालय जा रहा है? बच्चे जा रहे हैं। अब बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ पर पूर्ण अर्थ व्यक्त हो रहा है, इसलिए यह वाक्य है। वाक्य के प्रकार में पहला प्रकार है विधानार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। सूर्य पूर्व से निकलता है। हम सभी भारतीय हैं। मैं कल दिल्ली गई थी। सूर्य पूर्व से निकलता है, क्रिया होती है, इसकी एक सामान्य सूचना मिल रही है हमें। या हम सभी भारतीय हैं। हम कौन हैं? इसकी सूचना ये वाक्य दे रहा है। मैं कल दिल्ली गई थी। मैं कल कहाँ थी? इस क्रिया के होने की एक सामान्य सूचना दे रहा है। दीपक जल रहा है, क्रिया घटित हो रही है, उसकी एक सामान्य सूचना दे रहा है। ऐसे वाक्य जो क्रिया के करने या होने के या उसके घटित होने की सामान्य सूचना देते हैं उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। प्रायः इसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। इन्हें सरल वाक्य भी कहा जाता है। वाक्य के प्रकार के अंतर्गत दूसरा वाक्य है निषेधार्थक वाक्य। निषेध शब्द का अर्थ होता है मना करना, मनाही होना, न करने की सूचना मिलना। तो याद रखिए, यहाँ न होना अथवा मनाही होना प्रमुख घटक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का अथवा न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इसे समझना बहुत आसान है बच्चों।
इसके वाक्य देखिए। पहला उदाहरण देखते हैं, मत खेलो। खेलने की मनाही हो रही है। आप उधर ना जाएं। उस दिशा में जाने की मनाही हो रही है, निषेध है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो बुरा देखने की, बुरा सुनने की और बुरा बोलने की मनाही है, निषेध किया जा रहा है। कोरोना के कारण विद्यालय बंद है। बंद है, विद्यालय चलने की क्रिया रुकी हुई है, वह क्रिया नहीं हो रही है। तो जहाँ क्रिया के न होने के अथवा न करने के या निषेध का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य। बच्चों, जो वाक्य के प्रकार का जो टाइटल है, जो नाम है, उसी में उसके प्रकार का अर्थ छुपा हुआ होता है। तो सबसे पहले उसका जो टाइटल है, जो नाम है, उसे देखिए और समझिए। प्रश्नार्थक वाक्य, इसमें कौन सा शब्द छुपा हुआ है? प्रश्न शब्द छिपा हुआ है। अगर आप इस शब्द को ध्यान में रखते हैं तो आपको वाक्य का प्रकार पहचानने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए, प्रश्नार्थक वाक्य, छिपा हुआ शब्द है प्रश्न। अब इसे ध्यान में रखकर परिभाषा देखिए। जिन वाक्यों में प्रश्न करने अथवा पूछने का बोध हो, उन्हें प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ मुख्य शब्द है प्रश्न। उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी क्रिया हो रही है? नाम पूछने की क्रिया हो रही है, नाम पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। आप कौन हैं? तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए? आपके प्रिय कवि कौन हैं? भारत के मिसाइल मैन कौन थे? तो विद्यार्थी मित्रों, आप हर वाक्य में देख रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। इस वाक्य का उद्देश्य है प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र करना। जब प्रश्न पूछने की क्रिया होती है, वाक्य का मुख्य उद्देश्य प्रश्न पूछना होता है, तो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इसे पहचानने का एक और संकेत आपको देती हूँ कि जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, वे सभी प्रश्न, वे सभी वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं। तो दो संकेत है वाक्य के प्रकार को पहचानने का। एक तो उद्देश्य क्या है वाक्य का? प्रश्न पूछना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, जो कि तुरंत आपका ध्यान वाक्य की तरफ खींचेगा, कि यदि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो आप झट से बता सकते हैं कि यह प्रश्नार्थक वाक्य है। प्रश्न करना और पूछने का बोध हो तो वो प्रश्नार्थक वाक्य। आगे बढ़ते हैं, आज्ञार्थक वाक्य। अब फिर से वाक्य का जो प्रकार का नाम है, उसमें देखिए शब्द कौन सा छिपा हुआ है? आज्ञा, जिसके लिए इंग्लिश में शब्द है ऑर्डर देना। हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश या प्रार्थना का भाव हो, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आप इसके उदाहरण देखिए तो आप इसे और अच्छे तरीके से स्पष्ट समझ सकेंगे। शांत रहो,
कौन सी आज्ञा मिली है? शांत रहने की। आप जा सकते हैं, आदेश दिया जा रहा है, आप जा सकते हैं। अपना अपना काम करो, आदेश है। अपना अपना काम कीजिए, प्रार्थना का भाव है। शाम तक आ जाना, आज्ञा है। शाम तक आ जाना, अनुरोध है। पत्रों के उत्तर शीघ्र दें, आदेश है। कृपया पत्रों के उत्तर शीघ्र दें, अनुरोध है। तो विद्यार्थी मित्रों, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश या प्रार्थना का भाव हो, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। संकेतार्थक वाक्य, मूल शब्द देखिए, संकेत। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो अथवा किसी शर्त पूर्ति का बोध हो, उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। आप माँ से कहते हो ना, चॉकलेट दोगी तो होमवर्क करूंगा। आप संकेत देते हो कि चॉकलेट मिलेगा तो मैं होमवर्क करूंगा। कई बार माँ भी आपको संकेत देती है, होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, होमवर्क पूरा हो जाएगा तो खेलने जाने के लिए मिलेगा। शर्त होती है, संकेत छिपा होता है। इनके कारण शर्त आदि का बोध होता है, तो ऐसे वाक्यों को संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखकर इसे और अधिक समझिए। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यदि एक क्रिया पूर्ण होगी तो दूसरी क्रिया होगी। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यहाँ दो क्रिया है, वर्षा होना और फसल अच्छी होना, और दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो ऐसे वाक्य को संकेतार्थक वाक्य कहते हैं, क्योंकि जब तक एक क्रिया पूरी नहीं होती है, दूसरी क्रिया को भी प्रभावित करती है। हर रोज व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? हर रोज व्यायाम करना। अर्थात यदि व्यायाम करने की क्रिया नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। दोनों क्रियाएं वाक्य में परस्पर एक दूसरे के प्रति निर्भरता व्यक्त कर रही हैं। संकेत है कि यदि अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हर रोज व्यायाम करो। संकेत है कि यदि व्यायाम नहीं करोगे तो स्वस्थ नहीं रहोगे। जब इस प्रकार का मनोभाव कोई वाक्य व्यक्त करता है तो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे महान। अर्थात यदि तुम्हें जीवन में महान बनना है, आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, तो जीवन में खेलने और कूदने को स्थान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि खेलोगे कूदोगे तो खेल भाव सीखोगे, स्वस्थ रहोगे, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और आप अपने आप महानता की तरफ जाओगे। तो जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे पर निर्भरता का संकेत दे रही हैं। इसलिए ऐसे वाक्य को संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। पेड़ पौधे लगाओ, हरियाली बढ़ाओ। यदि आपको अपने परिसर में हरियाली चाहिए तो पेड़ पौधे लगाना आवश्यक शर्त है।
दूसरी दृष्टि से देखिए कि यदि आप पेड़ पौधे लगाओगे तभी आपको प्रकृति में हरियाली की वृद्धि दिखाई देगी, हरियाली दिखाई देगी। दोनों वाक्य के दो भाग हैं और दोनों परस्पर एक दूसरे पे निर्भर हैं, और जब तक आप एक शर्त पूरी नहीं करोगे दूसरे क्रिया पूर्ण होना संभव नहीं है। इसे याद रखने का एक तरीका और है कि इस वाक्य के मध्य में प्रायः तो शब्द का प्रयोग होता है। तो आप इस वाक्य को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जिन वाक्य में क्रिया के होने का दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है अथवा शर्त होती है, तो ऐसे वाक्य को संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों से विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता, क्रोध, गुस्सा, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, विस्मयादि बोधक वाक्य जो है वो आपके आश्चर्य, प्रसन्नता, गुस्सा, दुख, घृणा आदि मन के भाव को प्रकट करते हैं। और जिस वाक्य में ये सारे मन के भाव अथवा कोई एक प्रगाढ़ गहरा मनोभाव प्रकट हो रहा है, तो ऐसे वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ आपको एक संकेत और देना चाहूंगी कि चाहे विस्मय, हर्ष, क्रोध, शोक, घृणा, इनमें से कोई भी भाव हो, वो भाव अतिरेक पर होता है, बहुत गहरा भाव होता है, और ऐसे वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। वाह, बहुत अच्छे। अरे, इतनी विशाल इमारत। छी, आपने बहुत अभद्र व्यवहार किया है। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। शाबाश, ऐसे ही उन्नति करो। देखिए, यहाँ हर एक वाक्य में आपने अनुभव किया होगा कि जो भी मनोभाव थे, पहले वाक्य में हर्ष, दूसरे में आश्चर्य, इतनी विशाल इमारत, तीसरे वाक्य में घृणा, छी, इतना गंदा, इतना अभद्र व्यवहार, घृणा का भाव। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। प्रसन्नता भी है, आश्चर्य भी है। शाबाश, आप खुशी व्यक्त कर रहे हैं, गहरा भाव है। और जब इस प्रकार की परिस्थिति, इस प्रकार के मनोभाव में सार्थक वाक्य बनते हैं, तो ऐसे वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। आपको संकेत के लिए यहाँ पर एक बात और बता दूं कि देखिए, ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विराम चिन्हों में आपने विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में पढ़ा होगा। तो जिन वाक्यों में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, आप बहुत ही सहजता से बता सकते हैं कि ऐसे वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो दो संकेत याद रखिएगा। पहला, जिन वाक्यों में प्रगाढ़ गहरा विस्मय, हर्ष, क्रोध, शोक और घृणा का मनोभाव व्यक्त होता है, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और दूसरा संकेत मैंने आपको बताया कि ये विस्मयादि चिन्ह को याद रखिए।
और यदि आपने कारक पढ़ा है तो तीसरा याद रखिएगा कि विस्मयादि बोधक चिन्ह के आगे संबोधन वाले शब्द होते हैं। अरे, छी, आहा, शाबाश, वाह। तो ये 3 संकेत मैंने आपको बताए। इसके आधार पर आप बहुत सहजता से वाक्य का प्रकार बता सकते हो। इक्षार्थक बोधक वाक्य। अब यहाँ देखिए कौन सा मूल शब्द है जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इच्छा। इच्छा का अर्थ होता है कामना। जिन वाक्यों में कहने वाले की इच्छा, आशा, शुभ कामना, आशीर्वाद, शुभ संकल्प का प्रभाव प्रकट हो, उन्हें इक्षार्थक बोधक वाक्य कहते हैं। पहले उदाहरण देख लीजिए। चिरंजीवी भव। जब आपका जन्मदिन होता है और आप अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो वो लोग अपना हाथ आपके सर पे रखकर क्या कहते हैं? चिरंजीवी भव, दीर्घ आयु भव, खूब लंबा जीवन तुम्हें मिले। ये आपके बड़ों का आपके लिए आशीर्वाद होता है। शुभ संकल्प अथवा शुभ कामना होती है, अथवा उनकी ये इच्छा होती है कि आपको खूब लंबी आयु प्राप्त हो। तो इस वाक्य को आप क्या कहोगे? इक्षार्थक वाक्य। नव वर्ष मंगलमय हो। अभी अभी 2021 का प्रारंभ हुआ। आपने हर एक को कहा हिंदी में नव वर्ष की शुभकामनाएं, अथवा आपका नव वर्ष मंगलमय हो, अथवा आपने इंग्लिश में कहा हैप्पी न्यू ईयर। इन सभी वाक्यों के पीछे आपका मनोभाव था, आपका उद्देश्य था सामने वाले को नव वर्ष की शुभकामना देनी। आपकी इच्छा थी कि आप जिसे विश कर रहे हो उसका आने वाला समय शुभ हो। आपके मन ने, आपके मस्तिष्क ने ये संकल्प की रचना की कि आपके आसपास आपके प्रियजनों का नव वर्ष मंगलमय हो, और आपने ये वाक्य की रचना की, और ये वाक्य जो है उसका प्रकार है इक्षार्थक वाक्य, क्योंकि यहाँ आपकी मंगल कामना का बोध हो रहा है, पता चल रहा है। सदा सुखी रहो। पढ़ लिख कर योग्य बनो। हे ईश्वर, कोरोना से जग जल्द ही मुक्त हो जाए। विद्यार्थी मित्रों, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि विश्व के हर एक मनुष्य ने ईश्वर के समक्ष यह संकल्प, यह आशा, ये इच्छा तो जरूर व्यक्त की होगी कि हम सब जल्दी से कोरोना से मुक्त हो जाएं, संपूर्ण विश्व इस कोरोना के वायरस से जल्द मुक्त हो जाए। ये हम सबकी इच्छा थी, आशा थी, शुभ कामना थी, शुभ संकल्प था। इसलिए इस प्रकार के वाक्य को हम कहेंगे इक्षार्थक बोधक वाक्य। जब हम किसी वाक्य के द्वारा कुछ अच्छी संकल्प करते हैं, कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो उसे इक्षार्थक वाक्य कहा जाता है। संदेह सूचक वाक्य। देखिए, संदेह, संदेह का अर्थ होता है शक करना, शक होना, संदेह होना, अथवा उस भाव के न होने का भाव हमारे मन में आना। तो जिन वाक्यों में
कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना प्रकट हो, उन्हें संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। क्रिया के पूर्ण होने में हमें संदेह हो अथवा उसकी संभावना का बोध हो, उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। शायद आज बारिश हो। सीमा शायद आज विद्यालय न आए, अथवा सीमा शायद आज विद्यालय आए। ऐसी संभावना है, आप निश्चित नहीं बता पा रहे हैं। अब तक वे लोग दिल्ली पहुंच रहे होंगे, संभावना है। वे पहुंच भी रहे होंगे, नहीं भी हो रहे होंगे, संभावना व्यक्त कर रहे हैं आप इस वाक्य के द्वारा। संभवतः वह सुधर जाए। पिताजी घर पर आ गए होंगे। आप पूर्णतः निश्चित होकर नहीं व्यक्त कर रहे हो, बता रहे हैं। आपको उस क्रिया के होने अथवा न होने पर संदेह है, तो ऐसे वाक्य को संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। संदेह अथवा संभावना, ये दो इसके संकेतार्थक शब्द हैं जो कि आपको वाक्य पहचानने में सहायक होंगे। आइए एक ही वाक्य को 8 प्रकार के वाक्य में बदल कर देखते हैं। छात्र पढ़ते हैं, विधानार्थक वाक्य। छात्र नहीं पढ़ते हैं। नहीं शब्द जुड़ गया है तो क्या होगा? निषेधार्थक वाक्य। क्या छात्र पढ़ते हैं? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह और क्या लग गया है? प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए प्रश्नार्थक वाक्य। यदि विद्यालय बंद नहीं होते तो छात्र पढ़ते। संकेत दे रहे हैं आप, इसलिए ये संकेतार्थक वाक्य है। शायद छात्र पढ़ें, संभावना है, संदेह है, इसलिए संदेह सूचक वाक्य। ईश्वर करे छात्र खूब पढ़ें, ये आप कामना व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इच्छार्थक वाक्य है। छात्र पढ़ें, छात्र पढ़ें, आप आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए ये आज्ञार्थक वाक्य है। आहा, छात्र पढ़ते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। धन्यवाद मित्रों। वीडियो देखिए, समझिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। इस शुभ संकल्प के साथ मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नए नए विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।